रक्षावा राजवंश। अगला अपना टॉपिक आ रहा है रक्षावा राजवंश आमेर। पहले हमारे सामने प्रश्न आता है कक्षावा कौन है। कक्षावा कौन है? परंपरागत सिद्धांत क्या कह रहा है? सूर्यवंशी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? सूर्यवंशी है। तीन ही सूर्यवंशी घराने लिए हैं, मेवाड़ के मारवाड़ के राठौर, आमेर के कक्षावा और मेवाड़ के भूमिवंशी। सूर्यवंशी सूर्य के उपासक थे, ये सूर्यवंशी थे। और आमेर के कक्षावा स्वयं अपने आप को जो है राम का वंशज, राम के पुत्र कुश के संतान मानते हैं, तो इसलिए भी जो है ये अपने आप को सूर्यवंशी। कक्षावों की राजस्थान में दो ही रियासतें थी। एक रियासत जो थी वो बड़ी रियासत जयपुर, और दूसरी बड़ी रियासत जो है वो अलवर। जयपुर और अलवर दो रियासत थी। जयपुर का मतलब क्या हो गया? जयपुर बुद्ध है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, झुंझुनू है, सीकर। ये 5 जिले जो है वो जयपुर के हिसाब से आता है। और अलवर के अंदर केवल एक अलवर जिला था प्राचीन पुराने जिलों के साथ। तो पहले अपन जो है आमेर या जयपुर के सूर्य कक्षावा राजाओं के बारे में लेते हैं। आमेर या जयपुर के कक्षावा राजा। कक्षावा वंश का संस्थापक किसको मानते हैं? तेजकर्ण। यह तेजकर्ण जो है कहाँ से आता है? कुछ इतिहासकार मानते हैं मध्य प्रदेश से आया, लेकिन अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि ये नागौर हरियाणा में सत्ता में था। वहाँ से जब इसकी सत्ता छिन गई तो तेजकर्ण जो है वो आमेर की तरफ। तेजकर्ण ने सबसे पहले अपनी सत्ता कहाँ स्थापित की थी? दौसा के अंदर। जैसे अपन ने पढ़ा था मारवाड़ के राठौरों की पहली सत्ता कहाँ पे थी? पाली के अंदर। आमेर चौहानों की पहली सत्ता कहाँ थी? सांभर के अंदर। इसी तरह से यहाँ के कक्षाओं की पहली सत्ता कहाँ स्थापित होती है? दौसा। आमेर के कक्षाओं ने अपनी सत्ता की शुरुआत कहाँ से की है? दौसा। दौसा के अंदर जो है बड़ गुर्जर जाति के लोग थे, इनको इन्होंने पराजित किया और दौसा पर कब्जा करके और अपनी सत्ता स्थापित। दौसा के अंदर दौसा में सत्ता स्थापित करने के बाद में तेजकर्ण ने जो है वो दुल्हे राय की उपाधि दी। तेजकर्ण की उपाधि कौन सी थी? दुल्हे राय। तो आमेर के कक्षावा वंश का संस्थापक हम तेजकर्ण भी कह सकते हैं या दुल्हे राय भी कह सकते हैं, जिसने दौसा के अंदर बड़ बुजुर्गों को ला करके और इस क्षेत्र पर कब्जा किया और अपनी सत्ता स्थापित। फिर इसने जो है यहाँ एक शहर था जिसका नाम था रामगढ़। इस रामगढ़ शहर में जो है अपने साथ लाई मूर्ति जमुआई माता, जमुआई माता का मूर्ति स्थापित की, मंदिर बनवाया और ये रामगढ़ किस नाम से फेमस हो गया? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ के नाम से फेमस हो गया। और जमुआ रामगढ़ जो है इनकी प्रथम राजधानी बनती है। जैसे चौहानों की पहली राजधानी कौन सी थी? राठौरों की पहली राजधानी कौन सी थी? खेड़ बाड़ेर। इसी तरह से कक्षाओं की पहली राजधानी कौन सी है? जमुआ रामगढ़। राजधानी जो है इनकी जमुआ रामगढ़। रामगढ़ शहर में जमुआई माता, मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग का जो संस्थापक है वो जिस देवी की पूजा करता है वो क्या हो जाती है? कुलदेवी। तो जमुआई माता क्या है? आमेर के कक्षावा राजाओं की क्या होगी? कुलदेवी। आमेर के कक्षावा राजाओं की कुलदेवी जमुआई माता। जमुआ रामगढ़ जो है इनकी पहली राजधानी। और तेजकर्ण की उपाधि क्या हो जाती है? और जमुआ रामगढ़ जो है वो ढूंढान का पुष्कर नाम से फेमस है। ढूंढान के पुष्कर के नाम से यह चर्चित होता है। तो ये तेजकर्ण या दुल्हे राय के समय होगा। ये घटनाएं तेजकर्ण जो है वो बड़ बुजुर्गों को पराजित करता है। तेजकर्ण के बाद में
दूसरा राजा आता है कोकिल देव। तेज कर्ण के बाद में दूसरा राजा आता है कोकिल देव। यह कोकिल देव जो है वो मीणा जाति से आमेर को छीनता है। मीणा जाति से क्या छीनता है? आमेर। आमेर पर किसकी सत्ता थी? मीणाओं की सत्ता। कोकिल देव ने मीणा जाति से आमेर को छीना। ये टाइम जो है 1156 या 1206 में तो ये बनेगा कोकिल। 1206 में जो है कोकिल देव आमेर को राजधानी बनाएगा। ये 1155 के आसपास। कोकिल देव जो है इसने जो है मीणाओं से आमेर को छीना। आमेर को छीनने के बाद में 1206 में इसने आमेर को अपनी राजधानी बनाया। अब चूंकि आमेर के आसपास मीणा बहुत सारे बसे थे तो इसने जो है मीणाओं को अपने राज्य में जो है नौकरी पर रखा। मीणा जो है आमेर के राजाओं के खजानों के रक्षक होते थे और मीणा जो है इनका राज तिलक। आमेर के राजाओं का राज तिलक जैसे बीकानेर के अंदर गोदारा जाटों से करवाया जाता था, वैसे यहाँ मीणा। और मीणाओं को जो है इसने अपने खजाने के रक्षक रूप में अपनी सेना के अंदर एक तरह से रघुकुल तिलक, ये इनकी उपाधि हुआ करती थी। आमेर के राजाओं की उपाधि जो हुआ करती थी रघुकुल तिलक। तो उस तरह से कोकिल देव ने जो है आमेर को राजधानी बनाई। तो आमेर को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन हो गया है? कोकिल। आमेर लंबे समय तक रहेगी, फिर बाद में राजधानी कौन सी बनेगी? जयपुर बनेगी। कच्छावों की 3 राजधानियां रही थी, पहले जमुआ रामगढ़ राजधानी, फिर आमेर राजधानी और फिर लास्ट में कौन सी आने? जयपुर। कोकिल देव ने जो है आमेर को राजधानी बनाया, मीणाओं को पराजित किया, मीणाओं को अपने खजाने का रक्षक या अपनी सेना में स्थान दिया। मीणा राज तिलक करते थे, रघुकुल तिलक उपाधि। इसने जो है आमेर में प्रशासनिक व्यवस्था विकसित। कर कितना होगा, जनता से टैक्स कितना लिया जाएगा, कौन कौन से टैक्स लिए जाएंगे, कौन कौन से दंड दिए जाएंगे, सारा सिस्टम जो होता है राज्य का वो सारा डेवलप किसने किया था? कोकिल देव। कोकिल देव के बाद में आता है पृथ्वीराज। इसमें इक्के दुक्के छोटे छोटे राजा आते रहते हैं, छोटा सा क्षेत्र है, कोई राजा की विशेषता नहीं है। बड़ा राजा आ रहा है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के बारे में 3-4 विशेषताएं कह सकते हैं। एक तो पृथ्वीराज के समय सबसे बड़ी घटना है 1527 खान। इसमें पृथ्वीराज बहुत छोटे से क्षेत्र का शासक है। पृथ्वीराज खुद जो है वो खानवा युद्ध में भाग लेने गया था, खानवा युद्ध में घायल हो गया था, बाद में इसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन राणा सांगा की वीरता को देख करके अब इसने अपने एक पुत्र का नाम जो है राणा सांगा रखा। और खुद बाकी तो राजा अपना पुत्र बेचते, जैसे मालदेव गया था या बीकानेर का से जो है वो कल्याणमल गया था। इसी तरह से जो है यहाँ पृथ्वीराज खुद गया, युद्ध में घायल हुआ था, युद्ध में बाद में मृत्यु हुई थी, खानवा युद्ध में हिस्सा लिया अपने पुत्र का नाम। पृथ्वीराज के समय दक्षिण भारत से एक फेमस संत आया था जिसका नाम था कृष्णदास पयोहारी। कृष्णदास पयोहारी, ये पंकज आगे देखेंगे। कृष्णदास पयोहारी ने जो है आमेर के अंदर गलता पीठ की स्थापना की। कृष्णदास पयोहारी ने पृथ्वीराज के समय आमेर आया था, आमेर के अंदर रुका था और आमेर में गलता पीठ जो है आज भी उत्तर भारत की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है। कौन से संप्रदाय की? रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय की नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी पीठ है जो उत्तर की टोटाद्री पीठ कहलाती है। उत्तर की टोटाद्री पीठ कहलाती है। ये किसके समय? पृथ्वीराज के समय। पृथ्वीराज एक तो खानवा युद्ध में हिस्सा लेता है, दूसरा कृष्णदास पयोहारी आमेर आता है और टोटाद्री पीठ की स्थापना, गलता पीठ चुके। पृथ्वीराज जब घायल हो गया था, बीमार पड़ गया था, तो पृथ्वीराज ने जो है देखा कि उसके पुत्रों में झगड़ा होगा तो पुत्र 12 राजपुत्रों में बांट दिया। अपना राज्य अपने 12 पुत्रों के अंदर बांट दिया, जिसको 12 कोटड़ी परंपरा नाम दिया। ये स्टेप शासन के हिसाब से तो क्या माना जाएगा? तो बेकार स्टेप माना जाएगा।
अब किसी को कम और किसी को ज़्यादा, तो वैसे नहीं लड़ने वाले थे, वो वैसे लड़ते लग गए। अगर नहीं बांटता, एक को देता, तो हो सकता है कि आपस में लड़ते, या फिर किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम। अब भारमल को तो मिल गया अमीर, और बाकी जो भाई थे उनको छोटे छोटे सेक्टर में। वो सब क्या है, भारमल पर नजर दी, इसने सारा ले लिया। तो नेक्स्ट शासक आएगा भारमल, नेक्स्ट शासक आएगा भारमल। भारमल से मैंने कार्यकाल लिखवा दिया 1548 भारमल का कार्यकाल कब से कब तक है? 1548 से 72 1548 से 1552। भारमल, भारमल अपने भाइयों से बुरी तरह से पीड़ित है। हर भाई भारमल पर रोज अटैक कर देता है। अब चलेंगे, अब भारमल क्या परेशान हुआ है भाइयों से। भारमल को ये पता चलता है कि 47 से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बड़े राजाओं का ध्यान रखना। भारमल पर जो है उसके भाई निरंतर अटैक कर रहे हैं, भारमल परेशान है। भारमल को ये पता चलता है कि अकबर जो है, अकबर अजमेर पद यात्रा पर जा रहे हैं और सांगानेर से गुजरेंगे, जो कि आमेर के नज़दीक ही है। सांगानेर के अंदर विश्राम करके फिर आगे बढ़ेंगे। भारमल ने इधर उधर पता किया, तो भारमल को पता चला कि अकबर का एक सेनापति है जिसका नाम है मजमू खान। भारमल जो है अकबर के सेनापति मजनू खान से मिला कि मुझे जो है अकबर से मिला दूँ। मजनू खान के माध्यम से सांगानेर में जो है भारमल और अकबर की मुलाकात हुई। भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की दीनता को स्वीकार किया, अकबर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की दीनता को स्वीकार किया और अपनी पुत्री हरखाबाई नाम है उसका, हरखाबाई का विवाह जो है वो अकबर से। हरखाबाई और अकबर का विवाह हुआ कहाँ पे था? प्रथम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध का हिस्सा। हरखाबाई का स्वेच्छा से विवाह किया अकबर से। तो उस तरह से भारमल को क्या मिला? अकबर का सपोर्ट मिल गया। सारे भाई जो रोज झगड़ा कर जाते थे सवाल बंद हो गए। आपने किसी बड़े व्यक्ति से संपर्क कर लिया, मंत्री जी से आप नजदीक बन गए, तो क्या छोटे मोटे लोग जाते थे, उसके काम नहीं आएंगे। अकबर भारमल जो है काफी शक्तिशाली होता। भारमल को क्या किया? अकबर ने अपने दरबार में स्थान दे दिया। आओ ऊंचा पद, 5000 मनसब, उस हिसाब से बहुत ऊंचा पद है। 5000 की मनसब दे दी। मनसब अपन कह सकते हैं कि मनसब जो है एक तरह से मनसबदारी व्यवस्था अकबर की शुरू हुई है, जिसके अंदर एक सिविल और मिलिट्री दोनों काम एक साथ करने पड़ते हैं। हर व्यक्ति को जो सिविल है उसको मिलिट्री का काम करना पड़ेगा, मिलिट्री वाला सिविल का भी काम। जो कवि है, जो राइटर है, वो भी युद्ध लड़ने जाए। और मनसबदारी व्यवस्था में 2 भाग थे, एक का नाम था जात और एक का नाम था सवात। जात का मतलब उसका मुगल दरबार में स्थान कहाँ बैठेगा, उसको वेतन कितना मिलेगा, उसको भत्ते सुविधाएं क्या मिलेगी, और सवार वो अपने अधीन कितने घुड़सवार रखेगा। जितनी ज़्यादा ऊंची मनसब है वो उतना ही ज़्यादा ऊंचे पद पर होते हैं, उतना ही ज़्यादा ऊंचे पद पर है। मनसबदारी व्यवस्था का जनक ही अकबर है। अकबर से पहले ये व्यवस्था नहीं थी इंडिया। हर व्यक्ति को जो है, अब जैसे 100 व्यक्ति है मुगल दरबार के अंदर, तो हर व्यक्ति का स्थान फिक्स होना चाहिए। ये व्यक्ति कितनी रैंक का आदमी है, ये व्यक्ति आगे आगे आके बैठेगा, पीछे पीछे जाके बैठेगा। अपन के वादे के 15 अगस्त 26 जनवरी को अगर कोई एक IAS आकर के आगे आगे बैठ जाए तो क्या होगा? राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी इंतजार करें, सीट नहीं मिली, ऐसी कंडीशन आ जाए तो एक सबकी रैंक फिक्स होती है कि आगे आगे राष्ट्रपति बैठेगा, उपराष्ट्रपति बैठेगा, प्रधानमंत्री बैठेगा। उसके बाद में अगर राज्यों के राज्यपाल आए तो राज्यपाल बैठेंगे, फिर केंद्रीय मंत्री बैठेंगे, एक फिक्स शेड्यूल होगा। इसी तरह से मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर मुगल दरबार में एक फिक्स शेड्यूल बनाया गया। इसकी जात यानी मुगल दरबार में इसका स्थान नहीं होगा, इसका वेतन इतना होगा, इसके भत्ते इतने होंगे, इसको ये सब सुविधाएं मिलेगी। और सवाल, ये व्यक्ति अपने अधीन इतने घुड़सवार सैनिक हर वक्त रखेगा, उसको वेतन इसी बात का मिलता है। घुड़सवार सैनिक जो रखता था वो अपने खर्चे पर रखता था। जैसे मान लीजिए किसी की
5,000 की जात और 5,000 की सवार है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अधीन वो 5,000 घुड़सवार सैनिकों का कमांडर भी है। तो उसके 5,000 जो घुड़सवार सैनिक है जो उसके अधीन, उसको वेतन भत्ता देने की जिम्मेवारी भी क्या है, उसी की है। तो जात से उसका वेतन निर्धारित हो गया कि इसके सवार कितने 5,000, इसका मतलब इसको ज़्यादा वेतन देना। फिर ये ऊंचा पद का है कि उसको आगे आगे बिठाना पड़ेगा, फर्स्ट रो में सेकंड रो में बिठाना पड़ेगा। फिर उसका स्टेटस, उसको और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, ये सभी जो है किसी मनसब के आधार पर है। ये दशमलव सिस्टम पर था, इसमें ऐसा नहीं था कि मान लो कोई किसी के मनसब 57 हो या किसी के मनसब जो है 588 हो, ऐसा नहीं होता। जो दशमलव सिस्टम होता है ना, 10 20 0 10 उसी सिस्टम पर लिया मंगोलों से अकबर ने लिया था। ड्रेस कोड भी लगा ये ड्रेस कोड का कोई नहीं पता कैसे चलता है? है। 5,000 की इसमें देर की है, पता कैसे चलता है? दरबार में किस रैंक पाके बैठ रहा है, उसको क्या सुविधाएं मिली हुई है, उसके अधीन कितने घुड़सवार सैनिक रहते हैं, उसको हर वक्त अपने दिन 5,000 घुड़सवार तैयार रखने पड़ते थे। अब एक घुड़सवार को खुद ला रहा है, घोड़े का वेतन दे रहा है, घोड़े का खर्चा निकाल रहा है, उसको भी वेतन दे रहा है जो कमांडर है घोड़ों का। उसके लिए उसको पैसा बहुत चाहिए, तो उसकी जाँच क्या करनी है, बहुत ऊँची करनी पड़ेगी। तो 5 लाख रुपये लेके जाओ ताकि 5,000 घोड़े रख सकें। तो मुगल दरबार में स्थान वगैरह का निर्धारण, उसकी एक स्टेटस निर्धारण के अच्छे घुड़सवार सैनिक रहेंगे। जैसे अपन ने कहा था ना, राजपूत राजों में तोपों से सलामी, ये उनकी स्टेटस होती थी। मेवाड़ के माड़ा कहीं भी जाते तो अंग्रेज उनको 19 तोपों की सलामी देती थी, जो सबसे ज़्यादा थी। और ये छोटे छोटे करौली रियासत वगैरह इनके जाते थे, उनको किसी को 3 तोपों से 5 तोपों से, जितनी ज़्यादा तोपों से सलामी दी जा रही है वो क्या है, उतना ही ऊंचा स्टेटस। तो जितनी ऊंची मनसब है वो उतना ही ऊंची रैंक का अधिकारी होता है। ये तो 5,000 का मनसब प्रदान किया भारत, यानी बहुत ऊंचे स्टेटस पर दिया। और साथ साथ में भारमल को उपाधि दी अमीर, अमीर उमरा। उमरा का मतलब क्या होता है? अमीर तो अधिकारी हो गया, अधिकारियों का अधिकारी, उमरा कोई अधिकारी होता है। अमीर ए उमरा, सेना उमरा तो एक फारसी के शब्द बोले तो अमीर तो अधिकारी को कहा जाता है, उमराओं का अधिकारी, अमीर ए उमरा जो है इसके, ये इसके बारे में हो गया। भारमल पहला शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध किया, अकबर की स्वेच्छा से दीनता स्वीकार की, मजनू खान के सहयोग से सांगनेर में अकबर से मिला, अधीनता स्वीकार की, पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से किया, 5,000 की मनसब मिली, अमीर उमरा की पदवी मिली, उपाधि मिली, और एक स्टेटस बन गया। जो भारमल छोटा सा राजा था वो एक बहुत बड़ी रैंक पर। तो उसके बाद में आता है भारमल का बेटा भगवान दास, भारमल का बेटा भगवान दास, भारमल का बेटा भगवान दास। अब भगवान दास जो है इसका कार्यकाल होता है 1573-74 से लेकर आगे कहाँ तक है 89। ये आ गया भगवान दास। भगवान दास ने अकबर के साथ में जो है विजय की, गुजरात को विजय किया, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाया, हाकिम मिर्जा को पराजित किया, जो बड़ा सरदार था गुजरात में। भगवान दास साहब ने अकबर से खुश होकर के भगवान दास को अपने दरबार में मुगल झंडा देकर के सम्मानित किया। मुगल झंडे से अकबर द्वारा सम्मानित किया गया, मुगल झंडे से सम्मानित किया गया भगवान दास। दरबार में ऊंचा भगवान दास की भी उपाधि 4-5 हज़ार के आसपास है। भगवान दास ने काम किया। भगवान दास का बेटा है मानसिंह, और भगवान दास की बेटी है जिसका नाम है मानबाई। मानसिंह की बहन होगी मानबाई, और मानबाई का विवाह किससे किया था? जहांगीर से। जैसे संतान कौन सी थी? खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था क्योंकि अकबर खुसरो को बिठाना चाहता था। मानसिंह खुसरो के साथ है, इसलिए मानसिंह और जहांगीर के संबंध खराब हो जाते हैं। लोगों ने पढ़ा है इसमें राय सिंह पर स्टैंड करा था, बिकाने का क्या से पढ़ा था ना। तो मानसिंह किसका सपोर्ट करा? खुसरो का। राजा कौन है? जहांगीर का। अच्छा तो मेरे को उठा करके मेरे उसको, और क्यों सपोर्ट करा? क्योंकि ये मानबाई का पुत्र है, और अकबर की इच्छा भी थी कि खुसरो गद्दी पर बैठे, ये भी एक बात।
क्योंकि अकबर जहांगीर पर विश्वास नहीं करता। तो मान सिंह ने जो है खुसरो का विद्रोह समर्थन किया, खुसरो का विद्रोह हुआ, खुसरो पकड़ा गया, खुसरो मारा गया। गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया, उनको मारा गया। मान सिंह को दक्षिण एशिया के भाग देता। कब आता है मान सिंह? मान सिंह गद्दी पर बैठेगा 1589। लेकिन मान सिंह जो है वो व्यक्ति है जिसने अकबर का जो किला था उस किले को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। मुगल जो किंगडम था वो किसके कंधों पर टिका हुआ था? मान सिंह। इसलिए मान सिंह को आपके सिलेबस में, हर सिलेबस के अंदर अलग से हाईलाइट्स करें। राजपूत मुगल संबंध, स्पेशल रिफरेंस टू बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, मेवाड़ के प्रताप, मेवाड़ के राज सिंह। इस तरह से स्पेशल रिफरेंस पे मान सिंह भी स्पेशल रिफरेंस था। इसको थोड़ा सा अपन और देखें अच्छी तरह से। मान सिंह जन्म 1550 कहाँ हुआ था? मौजमाबाद। मौजमाबाद कहाँ पे है? सांभर में। मान सिंह का जन्म 1550 में मौजमाबाद। 1562 में मान सिंह 12 वर्ष की आयु में अकबर के पास चला गया, अकबर की सेना में शामिल हो गया। सिर्फ 12 वर्ष। मान सिंह कद का छोटा था, मोटा था, देखने में बहुत खूब। जब मान सिंह अकबर के सामने उपस्थित हुआ तो अकबर मान सिंह को देख करके हंसा और मजाक में कि मान सिंह तुम जो है वो खुदा जब सुंदरता दे रहा था तो तुम कहाँ रह गए थे, तुमको कुछ मिली नहीं। तो मान सिंह भी हाजिर जवाब था। मान सिंह ने कह दिया साहब वो खुदा जब सुंदरता बांट रहा था तो मैं वो लाइन में लगा हुआ था बुद्धि लेने के लाइन में। मैं बुद्धि तो लिया लेकिन यहाँ बन चुकी। तो मान सिंह बहुत बुद्धिमान और बड़ा खूब थे। देखने में थोड़ा कमजोर था, नाटा था, मोटा था, लेकिन इंटेलिजेंट और बहादुरी में मान सिंह को। मान सिंह जो है 1562 में अकबर की सेना में चला। इसलिए कहते हैं कि इंटेलिजेंस की जो रेंज होता है ना वो ज़्यादा होता है। सुंदरता का स्त्रीन की होती है वो गल जाती है। कोई ऐसी सुंदरता का पर गर्व करे तो ये हीरो हीरोइन होते हैं जो 10-5 साल तक रहते हैं। आज हेमा मालिनी को या जो हमारे टाइम में जो हीरोइनें थी ऐश्वर्या राय, इसको आप कभी जानते ही नहीं। अब नई नई हीरोइन आ गई। आप 10 साल बाद में नई हीरोइन देखिए, उनका कार्यकाल 10-5 साल की होता है तो खत्म हो जाता है। कई हीरोइनें नाम ही पता खत्म होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो हमेशा ही याद रखता है। तो मान सिंह जो है 1562 वर्ष की 1562 में 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चला। मान सिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता का पहला परिचय दिया 1569 में। अकबर इससे बहुत प्रभावित हुआ। रणथंभौर के अंदर एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम क्या था? सूरजनहाड़ा। रणथंभौर का एक शक्तिशाली राजा। अकबर ने मान सिंह को सूरजनहाड़ा के खिलाफ किया। मान सिंह ने यहाँ सूरजनहाड़ा भी बहुत शक्तिशाली था। मान सिंह ने यहाँ कूटनीति दिखाई और कूटनीति द्वारा बातों में सूरजनहाड़ा को लेकर के और कूटनीति द्वारा जो है सूरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करे बिना लड़ी और अकबर के दरबार में स्थान लिया। इसको भी जो है सूरजनहाड़ा को भी 5,000 की मनसब मिली, अकबर का दरबारी बना। उस तरह से बिना लड़े की यही मान सिंह ने जो है वो रणथंभौर को विजय किया। अकबर को रणथंभौर सौंपा। अकबर काफी खुश हुआ कि बिना युद्ध किए, बिना कोई झगड़े के ही अपने पास में जो है आ जा। सूरजनहाड़ा भी अकबर का दरबार बन गया। उसके बाद में मान सिंह ने जो है 1572 में डूंगरपुर को विजय किया, आशकरण। उसके बाद में बांसवाड़ा, रावल प्रताप, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को विजय किया। यहाँ के राजा भी अकबर के वीरता स्वीकार कर। मान सिंह एक एक करके अकबर के राज्यों को विस्तार कर। 1573 में मान सिंह कहाँ गया? राणा प्रताप के पास। लेकिन प्रताप और मान सिंह की बड़ी चोटू में हो गई थी पिछला झील के किनारे। मान सिंह और प्रताप जो है वो आपस में प्रताप की अधीनता स्वीकार नहीं किया। प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना किया। वो बना के मेवाड़ के इतिहास में 1576 मान सिंह के साथ में कौन है? आसफ खां। मान सिंह और आसफ खां मिलकर के प्रताप पर आक्रमण करते हैं। तारीख कौन सी है? 18 जून 1576।
हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का बहुत फेमस युद्ध। मानसिंह प्रताप को परास्त नहीं करता। मानसिंह जिस उद्देश्य से आया था कि मेवाड़ पर कब्जा कर लिया जाए, मेवाड़ का क्षेत्र विजय किया जाए, मानसिंह विजय नहीं कर सकते। मानसिंह का उद्देश्य था राणा प्रताप को जीवित या मुर्दा पकड़ा जाए, मानसिंह नहीं कर। मानसिंह जिस उद्देश्य से आया था वो बिल्कुल फैल रहा। मानसिंह अपने उद्देश्य में सफल हुआ। राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी का युद्ध विजय नहीं कर। इससे मानसिंह से अकबर नाराज हुआ। मानसिंह से अकबर ने मिलने से इनकार कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जब मानसिंह अकबर से मिलना है, मुगल दरबार में प्रवेश रोक दिया, मानसिंह की मनसब छीन ली और मानसिंह को शाही दाग से मुक्त कर दिया। आप शाही दाग, शाही झंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुगल झंडा, मुगल डिवीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप मुगल दरबार में नहीं आएंगे, आपकी कोई मनसब नहीं है, कोई रैंक नहीं है वहाँ करके आप बैठे। 3-4 साल तक मानसिंह जो है बिल्कुल गुमनाम नहीं रहा। 1576 में है 1580 अकबर अब मानसिंह को कहाँ भेजता है? काबुल। तो वहाँ जाओ, काबुल जो कि सबसे टफ जगह है, सबसे टफ जगह जो है वो कौन सी है? काबुल। आज भी सबसे टफ जगह कौन सी मानी जाती है? काबुल। रूस आया, रूस भाग गया, अमेरिका आया, अमेरिका भाग गया। ये पाकिस्तान का इलाका, ये अफगानिस्तान का इलाका, ये दिल्ली। बाकी ये क्षेत्र जो है दक्षिण भारत अकबर नहीं जा पाया। ये दक्षिण में अकबर की सत्ता भी है, 98 तक अकबर पहुंचा था, तब तक अकबर की मृत्यु हुई। ये पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो अकबर का सत्ता है। काबुल में मानसिंह को अकबर ने सीधा काबुल दिया। 1580 से 1585 तक मानसिंह कहाँ रहा है? काबुल में। काबुल में कई शक्तिशाली कबीले थे। यूसुफजई कबीला, रोशनिया कबीला, ऐसे कबीलों के नाम थे, बड़े शक्तिशाली कबीले थे। मानसिंह ने काबुल के इन 500 शक्तिशाली कबीलों को परास्त कर दिया और काबुल पर मुगल सत्ता स्थापित की। अशोका द ग्रेट के बाद में अकबर हिंदुस्तान के इतिहास का दूसरा शासक है जिसने काबुल पर सत्ता स्थापित की। मानसिंह ने काबुल के 5 शक्तिशाली कबीलों को पराजित करके और मुगल सत्ता स्थापित की। अकबर इतना खुश हुआ कि मानसिंह को जो है पंचरंगी झंडा प्रदान किया और ये पंचरंगी झंडा बाद में जो है आमिर का राजकीय झंडा बन गया। आमिर का राजकीय झंडा पंचरंगी झंडा। काबुल विजय की 5 साल तक मानसिंह काबुल में रहा। 5 जो कबीले थे उन कबीलों को विजय की, काबुल पर मुगल सत्ता स्थापित की। अकबर ने मानसिंह को काबुल से हटा के यहाँ भेजा बंगाल। मानसिंह को बंगाल विजय 1594 के अंदर मानसिंह ने जो है बंगाल को विजय किया। बंगाल में एक शहर बसाया जिसका नाम था अकबराबाद, जो आज भी जो है बंगाल का बड़ा शहर है, जिसका नाम है राजमहल। मानसिंह ने बंगाल को विजय किया। बंगाल में अकबराबाद शहर बसाया जो आज राजमहल के नाम से चर्चित है। बंगाल विजय करने के बाद में मानसिंह गया पूर्वी बंगाल। 1596 पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश कहलाता है। पूर्वी बंगाल का राजा था केदार। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को परास्त कर मानसिंह ने जो है केदार से शिला देवी की मूर्ति छीनी थी और आमेर किले में स्थापित करवाई थी। और ये शिला देवी की मूर्ति आमेर के राजों की क्या बनी? आराध्य देवी। तो दोनों में अंतर है। जमुआई माता कुल देवी आमेर के राजाओं की और शिला देवी आमेर के राजाओं की आराध्य देवी। इष्ट देवी कैसे? इष्ट देवी कैसे? इष्ट देवी या आराध्य देवी। तो मानसिंह ने बंगाल को विजय किया। मानसिंह ने पूर्वी बंगाल को विजय किया। मानसिंह ने बिहार को विजय किया और बिहार के अंदर रोहतासगढ़ किला बनवाया। रोहतासगढ़ किला बनवाया और रोहतासगढ़ किले पर कुरान की आयतें और
वैदिक मंत्रों को एक साथ लिखवाया। तो मान सिंह ने जो है बंगाल विजय की, मान सिंह ने उड़ीसा विजय की, मान सिंह ने बिहार विजय की, मान सिंह ने पूर्वी बंगाल को विजय किया, मान सिंह ने जो है अफगानिस्तान को विजय किया, काबुल को विजय किया। लगभग पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य किसके कंधों पर टिका हुआ था? मान सिंह। अकबर ने मान सिंह को क्या उपाधि दी? फर्जंद। मान सिंह जो है मेरा सेनापति नहीं, मेरा पुत्र है। फर्जंद का मतलब होता है फर्ज अदा करने का, यानी पुत्र। अकबर ने मान सिंह अकबर ने मान सिंह को अपने पुत्र का दर्जा दिया, फर्जंद की उपाधि दी। मान सिंह को अपने हरम का अध्यक्ष बनाया। फिर लास्ट में मान सिंह आते आते अकबर के दरबार में सर्वोच्च पद पर पहुंच गया। कितना हजारी के मनसब? 7 हजारी की मनसब। अब मान सिंह के पास में 7 हजारी की मनसब थी, जो कि हाईएस्ट थी। मान सिंह के साथ में अलग एक व्यक्ति और था, जो अकबर का रिश्तेदार था, मिर्जा अजीज कोका। लेकिन मिर्जा अजीज कोका कोई सेनापति नहीं था। सेनापति के रूप में मान सिंह अकबर के दरबार का सर्वोच्च सेनापति चाचा था अजीज कोका अकबर का चाचा था। अजीज कोका भी 7 हजारी मनसब पे था और मान सिंह भी 7 हजारी। मान सिंह पदवी रैंक करते करते मुगल दरबार के अंदर टॉप पर पहुंचा। अकबर के बाद में कोई नंबर 2 है तो मान सिंह अकबर के हरम का अध्यक्ष है, जो कि सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बनता है, सर्वोच्च पद पर है। फर्जंद की उपाधि दी है अकबर ने मान सिंह। तो जब तक अकबर रहा, मान सिंह जो है वो अकबर के उच्च पद पर रहा। काबुल को विजय करने वाला मान सिंह था, जो कि अशोक के बाद में दूसरा शासक, जिसने 1589 में मान सिंह के पिता जो है भगवान दास की मृत्यु हुई थी। तो मान सिंह का राजतिलक कहाँ हुआ था? पटना के अंदर। मान सिंह का राजतिलक ध्यान रखना है, मान सिंह का राजतिलक क्या हुआ है? पटना। फिर मान सिंह ने जो है वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, और गोविंद देव जी का मंदिर बनाने के बाद में मान सिंह के बाद में सवाई जय सिंह आएंगे। वो सवाई जय सिंह उस गोविंद देव जी के मंदिर को जयपुर में शिफ्ट करेंगे, और गोविंद देव जी का जो है वो जयपुर के राजाओं के फिर आराध्य देव बन जाएंगे। जयपुर के राजा गोविंद देव जी के नाम से शासन करेंगे। उस तरह से मान सिंह जो था वो व्यक्ति था जिसने जो है वो मुगल राज्य को पूरे भारत में फैला दिया। अफगानिस्तान से लेकर के पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश तक, कहाँ अफगानिस्तान कहाँ बांग्लादेश, और इधर जो है हिमालय से लेकर के और दक्षिण में महाराष्ट्र तक के आसपास के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, उड़ीसा वगैरह सब मान सिंह से राज्य हैं। मान सिंह ने उड़ीसा विजय किया है, बंगाल विजय किया है, बिहार विजय किया है, पूर्वी बंगाल को विजय किया है, गुजरात विजय की है, राजस्थान संपूर्ण मान सिंह के एक राणा प्रताप को छोड़ने के बाकी संपूर्ण राजस्थान जो है वो अधीन है। यूपी बिहार सारा अधीन है, पेशावर पंजाब अधीन है, बंगाल अधीन है, काबुल तक अधीन है। तो मान सिंह था जिसने मुगल किंगडम को पूरे इंडिया में फैलाया। तो इसीलिए मान सिंह को जो है अकबर था। लेकिन जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है, मान सिंह को लालच आ जाता है, क्योंकि मान सिंह जो है अपने भांजे खुसरो को बताता है। अकबर जहांगीर पर विश्वास नहीं करता। मान सिंह के ये गलती से मान सिंह और जहांगीर के संबंध खराब हुए। जहांगीर ने मान सिंह को निकाल दिया था, मान सिंह को दक्षिणवाद भेज दिया था। वहाँ 1612 में एक गांव में जगह है जिसका महाराष्ट्र में एलिशपुर है। महाराष्ट्र के एलिशपुरा में मान सिंह की जगह 1612 में 1614 में जो है एलिशपुरा में मान सिंह की मृत्यु हुई। मान प्रकाश मान सिंह की जीवनी है, कभी योगाजी वाले में। तो इस तरह से मान सिंह अपन कह सकते हैं कि एक बड़ा शासक था, जो अकबर का सबसे विश्वसनीय और अकबर के दरबार का सबसे सर्वोच्च सेनापति, जिसने अकबर के राज्य को पूरे हिंदुस्तान तक फैलाया। चलिए लिखिए, तुल सिंह 1943 से 1948 तक बीकानेर के अंदर, मैंने बीकानेर सातुल सिंह 1943 से 1948, एक ही लाइन है 1948 तक। सातुल सिंह
1943 से 1948 तक। एक ही विशेषता है साधु सिंह की, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक। विलय के दौरान इन्होंने सर्वाधिक धन 4 करोड़ प्रति लाख के आसपास था। मैं 3 करोड़ 76 लाख इस तरह से सर्वाधिक धन भारत सरकार को सौंपा था। वो अपन बाद में ले लेंगे। विलय के दौरान सर्वाधिक धन इन्होंने भारत सरकार को सौंपा था। सर्वाधिक धन भारत सरकार को सौंपा था। बस और कोई दिक्कत नहीं। किशनगढ़ का कोई इतिहास वो एकीकरण करें, वो एकीकरण। आमेर के कच्छावा शासक। अगला आमेर के कच्छावा शासक। आमेर के कच्छावा शासक डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो दशरथ शर्मा लिखा है। गौरीशंकर ओझा तो वैदिक कालीन क्षत्रिय। क्या बात करें, पढ़ो, देखो पुराना, देखो मैटर। जहाँ कंफ्यूजन हुआ निकाल करके देखो ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। वो वैदिक कालीन क्षत्रिय मान। गौरीशंकर ओझा राजपूतों को वैदिक कालीन क्षत्रिय और दशरथ शर्मा, देख लीजिए अपना कंफ्यूजन सभी दूर हो जाएगा। क्या लिखा रखा है? पहले वो लिखा दिया था। दशरथ शर्मा में क्या लिखा है? अच्छा, दशरथ शर्मा को ब्राह्मण पता है। गौरीशंकर ओझा लिखा था। गौरीशंकर ओझा के बाद में लिखा 2 शाखाएं। अब राजपूत जो है वो सूर्यवंशी है। गौरीशंकर ओझा के अनुसार, गौरीशंकर ओझा के मेवाड़ के गौरीशंकर ओझा के अनुसार आमेर के कच्छावा सूर्यवंशी है। गौरीशंकर ओझा के अनुसार आमेर के कच्छावा सूर्यवंशी है। आमेर के कच्छावा सूर्यवंशी है। वैदिक कालीन क्षत्रिय है और राम के पुत्र कुश की संतान है। वैदिक कालीन क्षत्रिय है, वैदिक कालीन क्षत्रिय है, राम के पुत्र कुश की संतान है। राम के पुत्र कुश की संतान है। नहीं, लक्ष्मण कहाँ से आ गए? लक्ष्मण से तो वो है, मैंने बताया ना, प्रतिहार बताया था। लक्ष्मण तो कहाँ बताया था? प्रतिहार में लिखा रखा है। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। रघुकुल तिलक यहाँ के राजाओं की मुख्य उपाधि थी। रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक यहाँ के राजाओं की मुख्य उपाधि थी। रघुकुल तिलक राजाओं की मुख्य उपाधि थी। रघुकुल तिलक उपाधि। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। आमेर के कच्छावों की 2 रियासतें थी। आमेर के कच्छावों की 2 रियासतें थी। पहला जयपुर, जयपुर, इसमें जयपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर। झुंझुनू, सीकर,
दूसरा अलवर, केवल अलवर, केवल अलवर। संस्थापक तेजकरण, संस्थापक तेजकरण, इसका सन एक्यूरेट अलग अलग किताबें अलग अलग देती है, इसलिए इसका मैंने सन लिखा नहीं। संस्थापक तेजकरण जो नारनौल ब्रैकेट में हरियाणा से आया था, जो नारनौल हरियाणा से आया था। दौसा में बसे बड़गुजर जाति को पराजित कर, दौसा में बसी बड़गुजर जाति को पराजित कर, बड़गुजर जाति को पराजित कर दौसा में सत्ता स्थापित की, दौसा में सत्ता स्थापित की। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यहां रामगढ़ शहर में, रामगढ़ शहर में जमुआय माता का मंदिर बनवाया, जमुआय, रामगढ़ शहर में जमुआय माता का मंदिर बनवाया। इस कारण यह शहर जमुआ रामगढ़ कहलाया, इस कारण यह शहर जमुआ रामगढ़ कहलाया। जो जमुआ रामगढ़ कहलाया, जो कच्छावों की पहली राजधानी बना, कच्छावों की प्रथम राजधानी बना। यह शहर ढूंढाड़ के पुष्कर नाम से चर्चित रहा, यह शहर ढूंढाड़ के पुष्कर नाम से चर्चित रहा। ढूंढाड़ का पुष्कर नाम से चर्चित। अब आ जाइए कुलदेवी, जमुआय माता कुलदेवी, जो जमुआय माता कच्छावों की कुलदेवी, जमुआय माता कुलदेवी। अब आ जाइए कोकिल है, दुल्हे राय की इसकी उपाधि लिखा ना, तेजकरण उपाधि दुल्हे राय। तेजकरण की उपाधि कौन सी है? दुल्हे राय। जब इसने आमेर को इसको विजय कर लिया दौसा को, तो कौन सी उपाधि दी? दुल्हे राय। तेजकरण की उपाधि कौन सी है? दुल्हे राय। दुल्हे राय इसका नाम नहीं, उपाधि है, नाम इसका तेजकरण। और आ जाइए कोकिल देव, कोकिल देव, कोकिल देव। इसने मीणा जाति से आमेर को छीनकर इसने मीणा जाति से आमेर को छीनकर, मीणा जाति से आमेर को छीनकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया, आमेर को अपनी राजधानी बनाया। हाँ, दूसरी राजधानी, कच्छावों की दूसरी राजधानी हुई है आमेर, आमेर को राजधानी बनाया। मीणा आमेर के राजाओं के खजाने के रक्षक बने, मीणा आमेर के राजाओं के खजाने के रक्षक बने, खजाने के रक्षक बने। और राजाओं का राज तिलक करते थे, राजाओं का राज तिलक करते थे। खजाने के रक्षक बने, राजाओं का राज तिलक करते थे।
पैराग्राफ चेंज कर सी में कोकिल देव ने आमेर में प्रशासन का विकास किया। कोकिल देव ने आमेर में प्रशासन का विकास किया। कोकिल देव ने आमेर में प्रशासन का विकास किया। अब आ जाइए आगे, तीसरा शासक। कोकिल देव के बाद में थर्ड शासक आ जाइए, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज इसने 1527 के खानवा युद्ध में हिस्सा लिया था। पृथ्वीराज 1527 के खानवा युद्ध में हिस्सा लिया था। पृथ्वीराज एक ही है, ये आमेर के अंदर एक ही पृथ्वीराज, और थर्ड कुछ नहीं। आमेर में पृथ्वीराज नाम से एक ही राजा हुआ। इसने जो है खानवा युद्ध में हिस्सा लिया था। राणा सांगा की बहादुरी को देखकर पुत्र का नाम राणा सांगा रखा। राणा सांगा की बहादुरी को देखकर पुत्र का नाम राणा सांगा रखा। युद्ध में घायल होने पर मृत्यु हो गई। युद्ध में घायल होने पर मृत्यु हो गई। अपना राज्य अपने 12 पुत्रों में बांट दिया। अपना राज्य अपने 12 पुत्रों में बांट दिया। जिसे 12 कोटड़ी परंपरा कहते हैं। जिसे 12 कोटड़ी परंपरा कहते हैं। 12 कोटड़ी परंपरा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इनके समय रामानंदी संत कृष्णदास पयोहारी द्वारा जयपुर में गलता पीठ की स्थापना की गई थी, या आमेर में गलता पीठ की स्थापना की गई थी। कृष्णदास पयोहारी द्वारा आमेर में गलता पीठ की स्थापना गलता जी गलता मंकी वैली गलता पीठ की स्थापना गलता पीठ की स्थापना। गलता पीठ रामस्नेही संप्रदाय में या रामानंदी संप्रदाय में उत्तर भारत की सबसे बड़ी पीठ मानी। उत्तर की तोतापुरी पीठ के नाम से जाती है। ये अपन कल्चर में लेंगे आगे आ जाइए। भारमल, यहाँ से सन स्टार्ट हो जाएंगे। भारमल 1548 से 1574 कोई देवोत्तर जो भी लिखे। भारमल है 1548 से 1572। तो ये इतने पुराने सन में 1-2 साल का कंफ्यूजन है। 1572 भारमल है। तुम मुझे कल घर का और तुम्हारे को तुम अलग अलग बैच में थे। LGC वाली बैच में हमने 1574 लिख दो फिर मेरे हिसाब से। तो जो ये मैंने नोट्स किसी के लड़के के लिए ये किसकी राइटिंग है ये उस बैच के अंदर ये राइटिंग उसी से मैंने लिए थे। 1574 लिखो। मैंने नोट से अपने नोट से देख करके जो उठवाए थे उसको 1574 लिखिए। भारमल पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। भारमल पहला राजपूत शासक था, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया।
अकबर की अजमेर पद यात्रा के समय, अकबर की अजमेर पद यात्रा के समय, अकबर की अजमेर पद यात्रा के समय मजनू खां के सहयोग से, मजनू खां के सहयोग से, मजनू खां के सहयोग से सांगानेर में अकबर से मुलाकात कर, सांगानेर में अकबर से मुलाकात कर अधीनता स्वीकार की, सांगानेर में अकबर से मुलाकात कर अधीनता स्वीकार की और सांभर में अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह, सांभर में अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से किया, हरखाबाई का विवाह अकबर से किया, जिसका नाम मरियम उज़मानी रखा गया, मरियम उज़मानी, हरखाबाई का नाम मरियम उज़मानी रखा गया, मरियम उज़मानी रखा गया। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। अकबर ने मान सिंह को 5 हज़ारी मनसब प्रदान की, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। अकबर ने भारमल को 5 हज़ारी मनसब प्रदान की और 5 हज़ारी मनसब प्रदान की और अमीर ए उमरा की उपाधि दी, अमीर ए उमरा की उपाधि दी, अमीर ए उमरा की उपाधि दी। अगला भगवान दास 1574 से 1589, भगवान दास 1574 से भगवंत दास कह दो, चाहे भारमल को लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर, भारमल के अंदर। कर्नल टॉड ने भारमल का नाम क्या बताया था? बिहारी मल। ये क्वेश्चन आंसर आता है, भारमल के अंदर लिख लीजिए ब्रैकेट में, कर्नल टॉड के अनुसार बिहारी मल। कर्नल टॉड ने भारमल का नाम क्या बताया था? बिहारी मल। इसी तरह से भगवान दास, भगवंत दास एक ही चीज, कोई अलग अलग नहीं है। भारमल और बिहारी मल वो भी एक ही चीज। अब आ जाइए भगवान दास या भगवंत दास, एक ही चीज। 1574 से 1589, 1589, 1574, 1589, भगवंत दास या भगवान दास। इसने अकबर के आदेश पर गुजरात के मिर्जा हाकिम को हराकर विजय किया था। गुजरात के मिर्जा हाकिम को हराकर विजय किया था। अकबर ने भगवान दास को मुगल झंडा देकर सम्मानित किया। अकबर ने भगवान दास को मुगल झंडा देकर सम्मानित किया। सेकंड पॉइंट, भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई, भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम, जहांगीर बनेगा, सलीम से किया था। सलीम जहांगीर एक कुछ सलीम से किया था, जिससे खुसरो संतान हुई थी।
जिससे कुशरों संतान ऊंची। भगवान दास ब्रह्म का भाई हो गया ना दूसरा। हाँ, भाई हो गया। एक मदर अलग अलग है, फादर एक ही है, जहांगीर मदर दोनों की अलग अलग है। उसकी जोधाबाई है और इसकी जो है मानबाई है। मदर अलग अलग है लेकिन उसका भाई तो है, मदर अलग अलग है। आगे लिखिए। मानसिंह 1589 1589 से 1614। मानसिंह 1589 से 1614 मानसिंह लिखिए। मानसिंह का जन्म 1550 मौसमाबाद 1550 मौसमाबाद सांबर में हुआ था। मानसिंह का जन्म 1550 मौसमाबाद सांबर में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में 1562 में अकबर की सेना में शामिल हुआ। 1562 में अकबर की सेना में शामिल हुआ। मानसिंह का पहला विजय अभियान 1569 में रणथंभौर के सुरजन हाड़ा के खिलाफ हुआ था। रणथंभौर के 1569 में रणथंभौर के सुरजन हाड़ा के खिलाफ हुआ था। सुरजन हाड़ा के खिलाफ हुआ था और सुरजन हाड़ा ने अधीनता स्वीकार कर अकबर का दरबारी बना। अधीनता स्वीकार कर अकबर का दरबारी बना। सुरजन हाड़ा अधीनता स्वीकार कर अकबर का दरबारी। पढ़ाई से आसान कोई काम है तो बताइए। पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, आप आराम से बैठो, किताबें सामने, कहीं कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप रोड पर चल करके देखो, लोग धूप में भी काम करते हैं। दिमाग में ही ध्यान रखते कि पढ़ने से आसान कोई काम नहीं है। इससे कोई आसान काम है तो बता दीजिए। कमरे में आराम से बैठो, पंखा चल रहा हो, कूलर चल रहा हो, किताबें सामने, नई नई चीज़ें पढ़ने को पढ़ लीजिए। आप रोड पर चल के देखो, जो लोग काम करते हैं उनके क्या इस गर्मी का इससे बड़ी आसान काम नहीं है। जो इससे आसान काम है तो बताइए आप मुझे। कोई टैक्सी चलाए तो उससे पूछिए आप कितने गर्मी के अंदर लगती है, कितनी गर्मी लगती है। कोई दुकान खोल के बैठे तो उसको पूछिए कितनी गर्मियों के अंदर कितनी मंदी हो जाती है। पढ़ने से आसान काम क्या चीज़ है। आराम से पंखा चला करके बैठ गए, कभी लेट सारा ले लिया, कभी कुर्सी पर इधर हो गया, किताब हाथ में है, एक बार रिविजन किया, 2 बार नई नई जानकारी मिल गई, एकदम एकांत शांति से बैठे। इससे आसान काम क्या चीज़। मेरे को तो कोई नहीं लगता, फिर भी लोग पढ़ते नहीं तो वही गलत चीज़। इससे आसान का बताओ कि ये चीज़ है इससे आसान। जो लोग मेहनत करते हैं तो उनको कितनी मेहनत करते हैं और बाद में भी नौकरी लगी तो उसके बाद में पूरे जीवन का पट्टा दे दिया सरकार ने आपको। 80 साल 90 साल का आपका ठेका सरकार ले लेती। जब तक आप जियोगे सरकार आपको तनख्वाह देगी, पेंशन देगी। और आपकी मृत्यु की तो सरकार आपकी पत्नी का बच्चों का भी ख्याल रखेगी। पत्नी को पेंशन आदि मिलती रहती। इससे ज़्यादा आसान काम नहीं। ये थोड़ा दिमाग में बैठ कर चिंतन करो, इससे आसान काम हो तो बताओ।